स्वागत है आप सभी का आज की एक और धमाकेदार वीडियो में, जो कि साइंस फ्यूचर एकेडमी के द्वारा लगातार कक्षाओं का क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। और मैं आपके साथ मोहित शोनवाल एक बार फिर जुड़ चुका हूं और आप सभी से अनुरोध है कि क्लास स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को जितना अधिक हो सके उतना शेयर करें, जिससे आपके दोस्त और अन्य किसी विद्यार्थी का भविष्य भी क्या हो सके, सुधर सके। आज हम आपके, जी हाँ, जैसा आप वीडियो के टाइटल में ही देख के आए हैं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोशल साइंस का पार्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कुछ लेटेस्ट कहानियां, कुछ नोक झोंक के साथ हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी है आपके लिए पढ़ना और जरूरी है हमारे लिए पढ़ाना। तो दोस्तों देर ना कीजिए बिल्कुल, और निकाल लीजिए अपने अस्त्र और शस्त्र, मतलब की कॉपी और पेन, और आज का टॉपिक लिखिए। पहले इस कहानी को ढंग से समझेंगे। 3 दिन का चैप्टर है, 3 दिन में खत्म कराएंगे। और आपकी अन्य कक्षाएं भी क्या की जा रही हैं, इस चैनल के माध्यम से संचालित की जा रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे आप बोर्ड पे भी लिखा देख रहे होंगे और वीडियो के टाइटल में भी देखा होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कौन सी जगह? यूरोप में। तो आपने कक्षा 6th 7th 8th 9th 10th में कई सारे टॉपिक पढ़े होंगे कि सर मैं आपसे कहूं कि यूरोप से सर मुझे याद आया कि यूरोप तो क्या है, एक एशिया है। क्या है? एक एशिया, वो सॉरी, यूरोप तो क्या है, एक महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप है। क्या है बेटा? एक महाद्वीप है। अब महाद्वीप क्या होते हैं बेटा? एक तो होता है राज्य, और उससे बड़ा क्या होता है, देश, और उससे बड़ा क्या होता है, महाद्वीप, और महाद्वीप से बड़ा क्या होता है, विश्व। राज्य के अंदर कई सारे क्या होते हैं, वो राज्य किसके अंदर होते हैं बेटा? देश के अंदर। देश किसके अंदर होते हैं बेटा? महाद्वीप के अंदर। और महाद्वीप किसके अंदर होते हैं बेटा? विश्व के अंदर। किसके अंदर होते हैं? विश्व के अंदर। इस चैप्टर में हर बच्चे को कहीं ना कहीं समस्या जरूर आती है, और ये चैप्टर आपकी बोर्ड की दृष्टि से 5 नंबर का चैप्टर है, और इससे क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं। तो बेटा थोड़ा सीरियस होके पढ़ना कि मैं एक एक चीज को क्लियर करा के चल रहा हूं। क्या कि सबसे पहले राज्य आता है, और कई सारे राज्यों से मिलकर बना समूह क्या कहलाता है? देश कहलाता है। कई देशों से मिलकर बना समूह क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। और कई महाद्वीपों से मिलकर बना समूह क्या कहलाता है? विश्व कहलाता है। चलो ठीक है, सही बात सर, आपने भी ढंग से पढ़ाया, हमने भी अब देख लिया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? महाद्वीप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? महाद्वीप की बात कर रहे हैं। और महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। कौन सा है? यूरोप। हमारा जो भारत देश है बेटा, उस भारत देश है वो कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। कौन से में आता है? भारत देश एशिया महाद्वीप में आता है। अब मैं आपसे बात करूं कि एशिया महाद्वीप में आता है। 7 महाद्वीप होते हैं, 7 के नाम भी मैं लिखाऊंगा वीडियो के एंड में, या फिर चैप्टर के एंड में लिखा दूंगा। लेकिन अभी हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि जो यूरोप है वो कौन से महाद्वीप में आता है। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद क्या होता है बेटा? राष्ट्रवाद की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रवाद का अगर मैं विवरण दूं, तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है क्या? देश के लिए प्रेम। देश के लिए प्रेम। देश के लिए। सही बात है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया देश के लिए प्रेम। आजकल देखो, आजकल छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब स्वतंत्रता दिवस होता है, हमारे देश में गणतंत्र दिवस होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी पे, छोटे छोटे बच्चे तिरंगे लेकर घूमने लग जाते हैं। ये क्या है बेटा? क्या है ये? देश के लिए प्रेम है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, यूरोप जो महाद्वीप था, उनके देशों में अपने देश के लिए प्रेम कैसे जगा, उसकी बात हम इस चैप्टर में जानेंगे। इस चैप्टर में थोड़ी सी नोक झोंक है, कई सारे टॉपिक्स हैं, उनको भी अपन देखेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन मैं तुमसे कहूं राष्ट्रवाद क्या होता है, तो राष्ट्रवाद क्या होता है बेटा? अपने देश के लिए क्या होता है? प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम। और अपने देश के लिए प्रेम का उदय, और उदय का अर्थ होता है प्रारंभ होना या फिर शुरुआत होना। क्या होना? प्रारंभ या शुरुआत। बात सही है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की बात करूं, तो यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप में कई सारे देश हैं। उन देशों में अपने देश के लिए प्रेम कैसे जागा, किस तरीके से उसकी स्टार्टिंग हुई, और कब की ये बात है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
जैसा कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि फ्रांस की क्रांति, कब की क्रांति? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की, इसे साफ कर दो बेटा पहले तो। अगर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल पीछे वाली क्लास की दे दूं कि जब आप क्लास 9th में थे, कौन सी में थे? क्लास 9th में थे, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा, कौन सा? फ्रांस की क्रांति। जी हाँ, कौन सा चैप्टर पढ़ा? फ्रांस की क्रांति। अब इस फ्रांस की क्रांति में कब हुई थी ये? 1789। इसको याद करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है बेटा, जो 1789 है उसको याद करने का एक ही फॉर्मूला है कि 7 के बाद क्या आती है सर? 8 आती है। 8 के बाद क्या आता है बेटा? कि सर 9 आती है। और आगे क्या लगानी है हमें? 1 लगानी है। 1 लगा दी, 7 के बाद क्या आएगी? 8 आएगी, और 8 के बाद क्या आएगी? 9 आएगी। और फ्रांस की क्रांति कब हो जाएगी? 1789 में हो जाएगी। कब हो जाएगी बेटा? 1789। 1789 की अगर मैं बात करूं कि 1789 में एक देश हुआ करता था, फ्रांस। कौन सा देश हुआ करता था? फ्रांस। अब फ्रांस था बेटा, तो फ्रांस एक ऐसा देश था जिस पर कौन सा शासन था? राजतंत्र का शासन था। कौन सा शासन था? राजतंत्र का शासन। कौन सा था बेटा? राजतंत्र का। और राजतंत्र क्या होता है बेटा? जहां राजा की चले। किसकी चले बेटा? राजा की चले। और लोकतंत्र क्या होता है, साथ में ही बता दूं, जिसमें किसकी चले? लोक का जो अर्थ होता है वो होता है बेटा जनता, और जनता की चले तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? लोकतंत्र हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि राजतंत्र था किसमें? फ्रांस में। किसमें था बेटा? फ्रांस में। और फ्रांस में जो राज कर रहा था कौन से समय में? 1789 के समय में। उस राजा का नाम था लुई 16वां। कौन सा था? लुई 16वां। हर देश का एक राजा हुआ करता था पहले। भारत पे भी पहले एक राजतंत्र था, लेकिन हमारे यहाँ तो कई वंशों ने राज किया, कई राजा बने। लेकिन जब मैं किसकी बात करूं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की बात करूं, तब आती है फ्रांस की बात। और फ्रांस का उस टाइम राजा कौन सा था? लुई 16वां था। कौन सा था? लुई 16वां। अगर मैं आपसे बात करूं कि लुई 16वां कौन था? लुई 16वां एक ऐसा राजा था बेटा जो एक अच्छा राजा माना जाता था। कौन सा राजा माना जाता था? अच्छा। लेकिन हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और उसमें भी क्या हुई? कमी स्टार्ट हुई। क्या हुई? कमी स्टार्ट हुई। उसमें क्या कमी हुई सर? उसमें क्या आ गया? लालच आ गया बेटा। क्या आ गया? लालच। किसमें आया बेटा ये लालच? लुई 16वां में। लुई 16वां में क्या लालच आया? उसने अपनी संपत्ति बढ़ाने की सोचा। क्या सोचा उसने? अपनी संपत्ति। वो चाहता था कि अगर हमारे देश की क्या बढ़ेगी? संपत्ति बढ़ेगी, तो हम अन्य देशों पर क्या करेंगे? धीरे धीरे कब्जा करेंगे, जिससे हमारे देश का क्या होगा? फायदा होगा। सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन लुई 16वां ये भूल गया कि अगर हम क्या करेंगे, किसी जनता पर क्या करेंगे, हक जमाएंगे अपना, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा? विद्रोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्रोह। और लुई 16वां क्या कर गया? इस बात की गलती कर गया। क्या कर गया? लुई 16वां गलती। लुई 16वां ने फ्रांस को क्रांति के समय 3 वर्गों में बांट दिया। क्रांति के समय नहीं, सॉरी, क्रांति से पहले कितने वर्गों में बांट दिया? 3 वर्गों में। देखो कितने वर्गों में बांट दिया फ्रांस को बेटा? 3 वर्गों। अगर मैं उन 3 वर्गों की बात करूं तो उसमें था एक तो पादरी वर्ग, एक था बेटा कुलीन वर्ग, और तीसरा था बेटा मध्यम वर्ग। सीधा कोई शेड्यूल, अगर मैं कोई नया टीचर आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं और आपकी क्लास के कैंडिडेट्स को 3 पार्ट्स में क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, और कह दूं कि एक ग्रुप तो आगे वाला जो ग्रुप होगा, आगे वाली बेंच पे बैठेगा, वो तो इंटेलिजेंट बच्चे बैठेंगे, पीछे वाली पे उनसे कम, और लास्ट वाली पे उनसे कम। यही काम किसने कर दिया? फ्रांस के राजा लुई 16वां ने कर दिया कि जनता को, जो वहां की पॉपुलेशन थी, जो वहां की जनरेशन थी, उसको क्या कर दिया? 3 पार्टों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया।
कितने पार्टों में डिवाइड किया? 3 पार्टों। कौन सा? एक तो पादरी वर्ग, एक कुलीन वर्ग और एक मध्यम वर्ग। अगर मैं इन तीनों वर्गों की बात करूं तो जो पादरी वर्ग था उसका कार्य था पूजा पाठ करना। क्या करना? पूजा पाठ करना। ठीक है। कुलीन वर्ग का जो काम क्या था? व्यवसाय करना। क्या करना था? व्यवसाय करना। और वो भी कैसा वाला व्यवसाय? बिजनेस वाला, जो बड़ा वाला होता है ना, वो वाला। मध्यम वर्ग का कार्य क्या था बेटा? सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करना। क्या करना? मजदूरी करना। मतलब कि इसमें तो पूजा पाठ वाले आते थे, इसमें व्यवसाय वाले आते थे और इसमें मजदूरी करने वाले आते थे, मतलब कि गरीब लोग आते थे। लेकिन ये सब भी ठीक है, अच्छा किया जो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन उसने एक काम और गलत किया कि जो टैक्स लिया जाता था, टैक्स जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो। टैक्स का जो दूसरा अर्थ होता है कर, और कर मतलब कि जनता को क्या भरनी पड़ती थी? उसके देश में रहने की फीस भरनी पड़ती थी। क्या भरनी पड़ती थी? फीस। कर का मतलब ये है। अगर मैं आपसे बात करूं कि उसने एक बात कही लुइस ओलेवा ने कि ये लोग तो क्या करते हैं, पादरी वर्ग वाले पूजा पाठ करते हैं, तो अगर मैं इनसे कर लूंगा तो ये तो क्या है? बिल्कुल गुनाह है, क्योंकि भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनका क्या है? वो क्या कर देंगे? तो इनका उसने कर का क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कर बिल्कुल क्लियर कर दिया, कर नहीं देंगे, ये टैक्स नहीं देंगे। इसके बाद है कुलीन वर्ग की, तो कुलीन वर्ग का भी उसने क्या कर दिया? कर माफ कर दिया। कह दिया ये तो पैसे वाले लोग हैं, इनका कर लेकर क्या करेंगे? हमारे देश के लिए तो कमा रहे हैं। उसने अधिक से अधिक कर किस पे लगाया? मध्यम वर्ग पे लगाया बेटा। किस पे लगाया? मध्यम वर्ग पे। उसने कहा कि जितना भी हो सके कर किस पे लगाओ? मध्यम वर्ग पे लगाओ। जितना भी टैक्स वसूल सकते हो मध्यम वर्ग से वसूलो, यही हमारे देश की क्या करेंगे? फायदेमंद होंगे। ठीक है ना? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की कहानी देखते हैं। आशा है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। मैं इसे साफ करता हूं, देखना फिर। अब पहले 1 मिनट, इससे पहले एक बात समझो कि जो तीनों वर्ग थे उनके कार्य आप लोगों को समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आए हो तो आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए वीडियो पे, जिससे हमें आपकी समस्याओं का पता चले और हम उस पर निवारण के लिए तुरंत वीडियो बना सकें। ठीक है ना? अब आगे देखो, ये तीनों वर्गों का क्या कर दिया? डिवाइडेशन कर दिया। तो जनता इससे क्या हो गई बेटा? निरंकुश हो गई। क्या हो गई? निरंकुश। और निरंकुश नहीं, क्या हो गई? क्रोधित हो गई। आपके लिए वर्ड ये अच्छा रहेगा कि जो जनता थी 1789 में, और किसकी? फ्रांस की जो जनता थी। कौन से देश की? फ्रांस की जो जनता थी वो इस मामले से क्या हो गई? क्रोधित हो गई। क्या हो गई? क्रोधित। और क्रोधित होकर उन्होंने एक बात कही कि या तो लुइस ओलेवा तुम मान जाओ राजा से अपने से, या तो तुम लुइस ओलेवा मान जाओ, अपनी गलतियों को क्या कर लो? स्वीकार कर लो, नहीं तो हम तुम्हें क्या कर देंगे? मार देंगे। क्या कर देंगे? मार देंगे। जनता ने राजा से कहा। लेकिन लुइस ओलेवा सोच रहा था कि मैं तो क्या हूँ? राजा हूँ, और राजा तो राजा होता है। आजकल तो सामान्य जो आपकी उम्र के बालक होते हैं वो भी अपने आप को राजा समझते हैं। तो वो तो बहुत बड़ा राजा था, वो तो सोचो पूरे देश का राजा था, तो वो क्या सोचता होगा? उसने भी सोचा कि मैं तो राजा हूं भाई साहब, मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो ये भूल गया, वो किसके पास होती है? जनता के पास। जनता ने उनकी मांगों को पूरी न करने की वजह से क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया बेटा। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह में किसको पकड़ लिया गया? लुइस ओलेवा को पकड़ लिया गया। किसको पकड़ लिया गया? लुइस ओलेवा को पकड़ लिया गया। और लुइस ओलेवा से कहा गया कि अब बताओ। और हाँ, उसके साथ ही उसकी पत्नी को और पकड़ लिया गया था, क्योंकि तुम्हें पता है कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा होता है? पत्नी का धर्म होता है। अगर पत्नी जो कहेगी वही पति करेगा, तो जनता जानती थी कि किसके कहने पे काम कर रहा है, ये तो अपनी पत्नी के कहने पे काम कर रहा है। तो ठीक है, उसने कह दिया ठीक है विद्रोह कर दो, लुइस ओलेवा को पकड़ लो और उसकी पत्नी, दोनों को क्या दे दिया गया बेटा? फांसी की सजा दे दी गई। जनता के द्वारा क्या कर दिया गया? फांसी की सजा। बात समझ में आ रही है?
अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई समस्या हो इतने टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी क्लासेस लंबी इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दीपावली का समय है, हम भी बिजी हैं, आप भी बिजी हो, आप भी पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए शॉर्ट क्लासेज है। अब जैसे ही समय दीपावली का खत्म होगा हम 1-1 घंटे क्लास स्टार्ट करेंगे और चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी करेंगे जिससे आपका सिलेबस जल्द फिनिश हो सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने हौसले बुलंद रखना जिससे आपको भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद।